हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ IIT जैम एंड CSIR नेट। आज के सेशन में बात करने वाले हैं, आज की क्लास में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंटली किसके बारे में भाई, ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर IIT जैम के एग्जाम की बात करें तो। ज़्यादातर क्वेश्चन NET टाइप में पूछा जाता है और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली फ्लो की बात करेंगे कि किस फ्लो में हम काम करने वाले हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे लेक्चर्स जो हुए हैं, लास्ट के जो लेक्चर्स हुए थे वो के मैप पर हुए थे। के मैप बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा नहीं है बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने में जब बुलियन लॉजिक गेट के सवाल पूछे जाते हैं, बुलियन लॉज के सवाल पूछे जाते हैं, उनमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर आप के मैप जानते हैं। तो ये एक एडवांस टेक्निक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ मेनली यूजफुल जो टेफर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो गेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर जो नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सभी लोगों के लिए के मैप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेट में तो स्पेशली क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं के मैप से, टीफर में भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो अगर आप लोग टीफर या गेट को भी टारगेट कर रहे हैं पैरेलली इन एडिशन टू जैम, कि आप सोच रहे हैं कि साथ में दूसरे एग्जाम्स को भी टारगेट कर लिया जाए, तो एडिशनली कुछ चीज़ें जाननी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और के मैप उन्हीं में से एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका। नॉनदलेस आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग के मैप के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी के मैप के बारे में डिस्कस किए थे काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट, कि किस तरह से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह से चीज़ें अप्लाई करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की थी। आज की क्लास में बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले एक बार फ्लो देख लेते हैं कि भाई फ्लो किस तरह से रहने वाला है, किस तरह से हम काम करने वाले हैं, कहाँ पर पहुँचना है। अगर ये पहले पता रहेगा तो एक फ्लो डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। देखो, ट्रांजिस्टर से जब भी पेपर में सवाल पूछा जाता है तो पूछा जाता है आपके पास बाइसिंग मेथड से। बाइसिंग मेथड से सवाल पूछा जाता है। अगर बाइसिंग मेथड्स की बात करो तो बाइसिंग मेथड्स आपके पास तीन तरह के हो सकते हैं। पहला है आपके पास फिक्स्ड बायस, दूसरा है आपके पास कलेक्टर टू बेस बायस, एंड तीसरा है आपके पास वोल्टेज डिवाइडर बायस। इन सभी बाइसिंग अरेंजमेंट से ही आपसे पेपर में सवाल पूछा जाता है और इधर उधर से कहीं कभी कभार बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक नंबर में कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अदरवाइज आपके पास ट्रांजिस्टर से 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं बट आसान होते हैं। अगर आप KVL जानते हो बहुत अच्छे से अप्लाई करना तो ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ पाओगे। ठीक है भाई, तो ये सभी तीनों अरेंजमेंट्स हम लोगों को पढ़ने हैं, बट इन तीनों की जरूरत क्यों पड़ी उसके लिए बात कर लेते हैं। तीनों की जरूरत पड़ती है बेसिकली आपको क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी की। ठीक है, क्यू पॉइंट आपको स्टेबल करना है, इसीलिए बाइसिंग मेथड्स की नीड होती है। अब क्यू पॉइंट क्या चीज होती है भाई, तो वो अंडरस्टैंड क्यू पॉइंट एंड लोड लाइन अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसकी बात करूं, क्यू पॉइंट और लो लाइन पे पहुंचने के लिए आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रांजिस्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वो कॉमन बेस हो सकता है, कॉमन इमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जनरली हम कॉमन इमीटर को इस्तेमाल करेंगे। जब टॉपिक आएगा तब ये भी देख लेंगे कि भाई क्यों कॉमन इमीटर को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। बट हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम जनरली कॉमन बेस की बात करते हैं एंड हम कॉमन इमीटर की बात करते हैं। चलो, आज के सेशन में एक काम करते हैं, कॉमन बेस की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि आपके पास कॉमन इमीटर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। फिर क्यू पॉइंट और लोड लाइन भी देख लेंगे एंड फर्दर बाइसिंग अरेंजमेंट्स भी देख लेने वाले हैं। शुरू करते हैं क्लास। ट्रांजिस्टर में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूं तो आपके पास दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, आप चूज कर सकते हो NPN और दूसरा है आपके पास PNP।
कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करोगे उनमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहला जो है आपके पास क्या रहते हैं, 3 टर्मिनल रहते हैं। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। कौन कौन से 3 टर्मिनल? पहला है इमीटर, जहां से चार्ज कैरियर्स सप्लाई होते हैं, इमिट होते हैं। दूसरा है बेस, जो आपको सिंपली बेस प्रोवाइड करता है फॉर कंडक्शन। तीसरा है कलेक्टर, जो चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है। तो बेसिकली आपके पास एक असेंबली कुछ ऐसी है, उसमें 3 पार्टीशन है। यह है इमीटर आपके पास, यह है बेस एंड दिस इज योर कलेक्टर। ठीक है, आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यूज कर लीजिए, पीएनपी और एनपीएन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेट्स से मैं पीएनपी की बात कर लेती हूँ, पी एन और पी। आपने शायद एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की होगी, यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया है, कंस्ट्रक्शन बनाई है, कुछ चीज को सोच के रखी है दिमाग में, और वो चीज क्या सोच के रखी है वो पैरामीटर्स की भी बात कर लेते हैं। इमीटर में आप डोपिंग को मैक्सिमम रखते हैं, है ना, और एरिया जो है वो आप मीडियम रखते हैं, मॉडरेट। बेस की बात करें तो बेस में दोनों ही चीजें, चाहे वो डोपिंग हो वो भी मिनिमम रखते हैं, चाहे आपके पास एरिया हो वो भी मिनिमम रखते हैं। दोनों ही चीजें बेस के केस में मिनिमम रखते हैं। ठीक है, अब बात कर ले कलेक्टर के बारे में। तो कलेक्टर में आपके पास डोपिंग तो मॉडरेट रखी जाती है, बट एरिया जो है आपके पास वो लार्ज रखा जाता है, यानी कि मैक्सिमम रखा जाता है। रीजन क्या है भाई? सिंस इसको चार्ज कैरियर इमिट करने हैं, तो जितनी ज्यादा आप डॉपिंग करेंगे उतने ही ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे। तो चार्ज कैरियर ज्यादा है, उसी अकॉर्डिंग ज्यादा सप्लाई होने वाली है ना। दूसरा काम है डोपिंग का, यहाँ पर आपके पास मॉडरेट होना, क्योंकि हम सिमिलर अरेंजमेंट्स बना रहे हैं तो हम चाहते नहीं बहुत कम डोपिंग हो, मॉडरेट डोपिंग रखते हैं। एरिया, सिंस इसको इमीटर के भी चार्ज कैरियर कलेक्ट करने होते हैं तो वी वांट मोर स्पेस, तो इसलिए उसका एरिया हम क्या रखते हैं भाई, ज्यादा रखते हैं। ठीक है, अब समझो यहाँ पर सपोज हमारे होल्स हैं कुछ, है ना। जब आप डिवाइस की बात करते हो तो एंड टू एंड करते हो कि इमीटर से चार्ज कैरियर चले और कलेक्टर के पास पहुंचे, यहां से शुरू हुए यहां पर पहुंचे। ठीक है, यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। पीएनपी चूज करने का रीजन सिर्फ ये है कि यहाँ पर होल्स का मूवमेंट होता है और होल्स के मूवमेंट में ही आपकी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, इसलिए आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहां से जब सपोज चार्ज कैरियर इमिट हुए तो यहां से हमारा इमीटर करंट शुरू हुआ। कुछ इक्का दुक्का होल्स हो सकता है, कुछ इक्का दुक्का होल्स हो सकता है कि बेस में रिकम्बाइन हो गए, जिसकी वजह से आपके पास बेस करंट बना, और बाकी के सभी आपके पास कलेक्टर के पास चले गए, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट बना आपके पास। तो बेसिकली एक ट्रांजिस्टर की इक्वेशन फॉर्म होती है आपकी, जो कहती है भाई आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये है आपकी ट्रांजिस्टर की इक्वेशन। चाहे कॉन्फ़िगरेशन कोई भी हो, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर कुछ भी यूज कर रहे हो, बट एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि आपके पास ट्रांजिस्टर की इक्वेशन नहीं बदलने वाली। जो कंस्ट्रक्शन है, जो वर्किंग है, वो यही रहने वाली है। आई ई इमीटर से चार्ज कैरियर शुरू होंगे, बेस कंट्रोल कर रहा होगा एंड कलेक्टर के पास चार्ज कैरियर पहुंच रहे होंगे। दिस इज सिमिलर टू एन असेंबली, कि आप एक टैप की बात सोचो, ऊपर एक सोर्स है, ठीक है, ऊपर एक सोर्स है भाई, यहां से आपका वाटर फ्लो होना है, यहां से वाटर फ्लो होना है, बट ये वाटर फ्लो मेनली कंट्रोल किससे होता है, इस नोजल से, कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर कितना टाइट कर रहे हो या कितना लूजन आप कर रहे हो। तो बेसिकली जो इमीटर है हमारा, वो एक्ट करता है सोर्स की तरह। जो ये सिंक है जहां पर आप डिलीवर कर रहे हो, जिसको कलेक्ट करना है, वो है कलेक्टर, एंड जो कंट्रोल कर रहा है दैट इज बेस। तो देखा जाए तो आपका ऑपरेशन कंट्रोल हो रहा है बाय बेस, यानी कि मैं बोलूं तो आपके पास ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल डिवाइस है।
क्या है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, है ना। और ये करंट कंट्रोल किससे किया जाता है, बाय आईबी, बाय आईबी। ये कुछ कॉमन बातें थी, ठीक है। एनपीएन और पीएनपी आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बट कमाल की बात यह है कि एनपीएन में आपके जो करंट कैरिंग चार्ज कैरियर्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यहां पर अगर मैं बात करूं तो करंट इज ड्यू टू होल्स, है ना। और आप लोगों को एक बात और पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू होल्स, मतलब वो फास्टर मूव कर सकते हैं। मोबिलिटी ऑफ ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जब हम रेस्ट मास की बात करते हैं, इफेक्टिव मास की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास इज समवेयर लेसर देन इफेक्टिव मास ऑफ होल। तो अगर उस सेंस में देखें तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्टर हो सकता है, मतलब आप कुछ भी चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्स फास्टर करेंगे, इसीलिए हम एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका रिस्पॉन्स जो है वो फास्टर होता है, ठीक है। एक बार हमने ये चूज कर लिया कि हमारे पास एनपीएन इस्तेमाल करना है, चलो एनपीएन इस्तेमाल कर लेते हैं। एनपीएन को इस्तेमाल करने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं। यू हैव कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड थर्डली यू हैव कॉमन कलेक्टर, जो हमारे स्कोप में फिलहाल के लिए तो नहीं है, बट आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो बुक्स में से पढ़ सकते हो, कोई समस्या वाली बात भी नहीं है, ठीक है। लेट्स कम बैक, हम बात करने वाले हैं कॉमन बेस के बारे में, ठीक है। 3 टर्मिनल्स हैं, कुछ इनपुट होंगे कुछ आउटपुट होंगे। लेट्स से ये हमारे पास है बेस, ये है इमीटर और ये है कलेक्टर। एक बात और समझना इंपॉर्टेंटली, जब भी तुम्हें दिया होगा कोई डायग्राम दिया होगा उसमें सिर्फ सिंबल बना होगा और आपको उसको देख के पहचानना पड़ेगा पहले कि ये पीएनपी है या एनपीएन टाइप है ना। डिपेंडिंग ऑन दैट आप फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेंगे चीजें। एक एरो की डायरेक्शन दी होती है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली कि ये एनपीएन है या पीएनपीएन है। इमीटर पे करंट की डायरेक्शन दी होती है, बाकी किसी पे करंट की डायरेक्शन नहीं दे रखी होती, सिर्फ और सिर्फ इमीटर पे दे रखी होती है। या तो बाहर की तरफ हो सकती है या फिर अंदर की तरफ हो सकती है। इफ पॉइंटिंग इन तो हम इसे कहते हैं पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन। इफ इट्स नॉट पॉइंटिंग इन तो हम कहते हैं एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन। अब बात कर लेंगे कॉमन बेस की बायसिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई समझना। कॉमन बेस की बायसिंग किस तरह से होती है वो समझते हैं सबसे पहले। देखो कॉमन बेस है, लेट्स से हमने आउटवर्ड्स नॉट पॉइंटिंग इन, यह है इमीटर, यह है कलेक्टर, दिस इज ऑफ एन टाइप, दिस इज ऑफ एन टाइप एंड दिस इज ऑफ पी टाइप, अगर हमने ऐसा चूज कर लिया बाई चांस, ठीक है। तो एक सेक्शन, ये वाला सेक्शन मेरे पास इनपुट सेक्शन है और ये वाला सेक्शन मेरे पास आउटपुट सेक्शन है। इन आउटपुट और इनपुट सेक्शन को आप अलग अलग तरह की बाइसिंग दे सकते हैं, तो पीएन जंक्शन ही, पीएन जंक्शन को आप फॉरवर्ड बाइस कर सकते हैं या फिर रिवर्स बाइस कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मोड आते हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन।
जैसे क्या क्या पॉसिबिलिटी है पहले वो बात कर लें। दोनों को आप फॉरवर्ड बायस कर सकते हो, इनपुट को भी मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया, दिस इज ऑल्सो ए पीएन जंक्शन और ये भी एक पीएन जंक्शन है, मैं दोनों को फॉरवर्ड बायस कर सकती हूँ। दोनों को रिवर्स बायस कर सकती हूँ, एक को फॉरवर्ड बायस और दूसरे को रिवर्स कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं और इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं आपकी, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन, अगर आपने दोनों को फॉरवर्ड की बायस किया है तो आप उसे कहते हैं सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन। अगर आपने दोनों को रिवर्स बायस किया है तो आप इसे रेफर करते हैं कट ऑफ मोड से, है ना। अगर आपने इनपुट सेक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है, आउटपुट सेक्शन को रिवर्स बायस किया है, इस मोड को कहते हैं हम एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन, एक्टिव मोड, ठीक है। लास्टली ये वाला मोड हम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इसको हम लोग रिवर्स एक्टिव भी कह देते हैं, ठीक है। अब जो ऊपर वाले दोनों मोड हैं, ये दोनों मोड आपके इस्तेमाल किए जाते हैं जनरली लॉजिक गेट्स के फॉर्मेशन में। लॉजिक गेट्स में आपको पता है ऑन और ऑफ का एक सिचुएशन होता है, तो ऑन है तब एक सिचुएशन है, ऑफ है तब एक सिचुएशन है। तो अगर आपका ऑन का है तो सैचुरेशन रीजन को इस्तेमाल कर लिया जाता है, अगर ऑफ की बात करें तो उसमें कट ऑफ मोड को इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। यूज्ड इन लॉजिक गेट्स। इनकी बात करें, ये तो इस्तेमाल हम करते नहीं है। थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो इस मोड को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसी मोड में आपका ट्रांजिस्टर जो है एज एन एम्पलीफायर काम करता है, ठीक है भाई। इस मोड में आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब बायसिंग की बात कर लेते हैं। हम लोगों को पता चल गया है कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एक्टिव मोड में काम करता है, तो हमें इनपुट सेक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, आउटपुट सेक्शन को रिवर्स बायस करना है, ठीक है। ये N है, ये P है, फॉरवर्ड बायस करना है तो N पे नेगेटिव लगाना होगा। ये कुछ अरेंजमेंट हुआ। जो कॉमन टर्मिनल होता है उसे हम जनरली ग्राउंड कर देते हैं, उसे हम ग्राउंड कर देते हैं। और यहां पर आपके पास एक और रेजिस्टेंस है, ये सेक्शन को, आउटपुट सेक्शन को रिवर्स बायस करना है तो N को आप क्या करते हैं, पॉजिटिव देते हैं। इस तरह से आपके पास क्या हो जाता है, आउटपुट सेक्शन रिवर्स बायस हो जाता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। जो कॉमन टर्मिनल है हम उसे ना तो इनपुट में लिखते ना ही आउटपुट में लिखते, ध्यान देना इस बात को, कॉमन टर्मिनल को नहीं लिखा जाता। तो इनपुट में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज IE, ये रेजिस्टेंस क्या है, RE। और ये बैटरी जो है, वैसे तो ये इमीटर पे कनेक्टेड बैटरी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन टर्मिनोलॉजी हम 2 के हिसाब से लिखते हैं, इसलिए इस बैटरी को कहते हैं VEE, ओके। यहां पर देखो, दिस इज योर आउटपुट रेजिस्टेंस, एक करंट फ्लो करेगा दैट विल बी योर कलेक्टर करंट, और इस बैटरी को हम कहेंगे VCC, कॉमन टर्मिनल को हम नहीं मेंशन करते जनरली, ठीक है। तो यहां से देखो एक और चीज आपको समझ आएगी, यह है इमीटर, यह है बेस। अगर इस सेक्शन को एनालाइज करो तो PN जंक्शन ही तो है, एक वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस भी होगी, ये है माइनस पे, ये है प्लस पे, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा VBE। मैंने VBE क्यों लिखा, क्योंकि बेस इज एट हायर पोटेंशियल, देखो पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना, तो बेस इज एट हायर पोटेंशियल, इमीटर इज एट लोअर पोटेंशियल, इसलिए मैंने VBE लिख दिया। यहाँ पर देखो कलेक्टर इज एट हायर पोटेंशियल और बेस इज एट लोअर पोटेंशियल। अगर इस सेक्शन की बात करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, VCE, ठीक है भाई। ये आपके पास कुछ पैरामीटर्स हैं। अब बात कर ले इनपुट पैरामीटर्स क्या हैं और आउटपुट पैरामीटर्स क्या हैं। इनपुट पैरामीटर क्या क्या है, इनपुट करंट है मैम IE, इनपुट रेजिस्टेंस है RE,
और एक इनपुट वोल्टेज है VBE। वंस द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो फॉरवर्ड बायस होने के बाद वो एक बैटरी की तरह बिहेव करता है ना, VBE एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो इनपुट में है VBE। आउटपुट पैरामीटर क्या क्या है आपके पास? पहला है करंट IC, RC एंड VCE। यहां से कुछ पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे गेन डिफाइन कर सकते हो। सिंस हमें इनपुट का पता चल गया है, आउटपुट का पता चल गया, तो हम गेन डिफाइन कर सकते हैं ट्रांजिस्टर का। तो पहले लिखते हैं करंट गेन। यूजुअली गेन जब भी लिखते हो आप, जैसे यहाँ करंट गेन लिख रही हूँ, वोल्टेज गेन लिख रहे हो तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, कोई और पावर गेन लिख रहे हो तो आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, है ना, इसी तरह से आप लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है? आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। ठीक है भाई, आउटपुट करंट आपके पास है IC एंड ये है IE। लेकिन कमाल की बात ये है कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर की इक्वेशन थी वो थी ये, है ना। तो IC की वैल्यू हमेशा कम रहने वाली है IE से, एक बात तो पता है। लेट्स से यहाँ से 100% चार्ज कैरियर स्टार्ट हुए, उनमें से कुछ इक्का दुक्का परसेंट जो है 1 to 2% चार्ज कैरियर यहाँ पर आपके एब्जॉर्ब हो गए, रिकम्बाइन हो गए बेस के साथ, जिन्होंने बेस करंट को फॉर्म किया, प्लस बाकी के बचे हुए ऑलमोस्ट इतने चार्ज कैरियर कलेक्टर के पास पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास करंट गेन यूजुअली लेस देन 1 रहता है, बट इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.95 से लेके 0.99 तक वेरी कर सकती है। आपको इस रेंज के ट्रांजिस्टर मिल जाएंगे, रेंज मतलब गेन के ट्रांजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है आपके पास, करंट गेन को आप डिनोट करते हैं अल्फा से। ओके, अब अगली बात सुनिएगा, वोल्टेज गेन। अब गेन की बात हो रही है, वोल्टेज गेन की, तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। पैरामीटर्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देखो, आउटपुट वोल्टेज क्या है आपके पास? VCE, और इनपुट क्या है? VBE। ये आपके पास पैरामीटर्स। ठीक है, आपको पता है इनपुट सेक्शन जो कि फॉरवर्ड बायस है, अगर फॉरवर्ड बायस हो गया, लेट्स से हमने सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया, तो सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया है, तो ये वैल्यू जैसे ही फॉरवर्ड बायस हो जाएगा वो एक 0.7 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो VBE की वैल्यू जनरली 0.7 या कट इन वोल्टेज जो भी होगी, जिस भी डिवाइस को आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिस भी मटेरियल को आप इस्तेमाल कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट VBE की वैल्यू फिक्स रहेगी, बट वेरी स्मॉल। VCE की वैल्यू ज्यादा होने वाली है, तो आपको करंट गेन लार्ज मिलने वाला है, सॉरी वोल्टेज गेन जो है वो लार्ज मिलने वाला है। तो एक स्टार के साथ लिखेंगे कि कॉमन बेस के केस में, फॉर कॉमन बेस आपके पास करंट गेन तो बहुत स्मॉल होता है, इनफैक्ट होता ही नहीं, अगर गेन बोले तो करंट गेन इज वेरी स्मॉल, बट जो वोल्टेज गेन है आपका इज लार्ज। तो वोल्टेज गेन है आपके पास लार्ज, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब और इंपॉर्टेंट बात सुन लेंगे। तो जहां जहां पर आपको वोल्टेज गेन की नीड होती है, तो वहां पर आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आराम से। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले आता है हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट पैरामीटर्स क्या क्या थे? IE एंड VBE। अब क्या डेफिनेशन है भाई? आप
आपकी डेफिनेशन कहती है दिस इज अ प्लॉट ऑफ VB versus IE by keeping output voltage constant। क्या है आउटपुट वोल्टेज? VCE, उसको हम कांस्टेंट रखेंगे और उसके बाद जो प्लॉट्स बनकर आएंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। लेट्स से इधर हम IE ले रहे हैं, इधर हम VBE ले रहे हैं। अब सबसे पहली चीज सुनना ध्यान से, ये आपका बेस था, ये आपका इमीटर था। मान लो मैं VC, यहां पर जो वोल्टेज दोगे आप, VCE लिख दिया मैंने, VCB, क्योंकि कॉमन जो है वो आपके पास क्या है? VB बेस है भाई। तो करेक्शन कर लेना याद से, क्योंकि बेस के विद रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो बेस कर लेना याद से, ठीक है? ओके, तो देखो ध्यान से, यहां पर आपने बोला कि मैं VBE की वैल्यू बढ़ा रही हूं और IE की वैल्यू नोट डाउन करती जा रही हूं। बट सबसे पहला केस कंसीडर करते हैं कि मान लो मैंने यहां पर कोई रिवर्स बाइसिंग दी नहीं, इसको खुला छोड़ दिया, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक नॉर्मल PN जंक्शन की तरह बिहेव करने वाला है, जैसे फॉरवर्ड बाइस की कैरेक्टरिस्टिक होती है वैसी। तो आपके पास कुछ ऐसा प्लॉट बनकर आ जाएगा। VCE की वैल्यू हमने 0 वोल्ट रखी है। अब हम क्या करते हैं? रिवर्स बाइसिंग लगा देते हैं। मान लो मैंने अब क्या किया? रिवर्स बाइसिंग लगा दी यहां पर। सिंस ये N टाइप है तो पॉजिटिव लगाऊंगी, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले यहां से आ रहे थे, इधर पे क्या है? फॉरवर्ड बाइस है, ये नेगेटिव है, यहां से पुश मिल रहा है, लेकिन यहां पर भी एक अट्रैक्शन फोर्स है अब उसके पास, तो चार्जेस जल्दी मूव करेंगे। और आपको पता है करंट दो ही चीजों का कंपोजिशन है, एक तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर का और एक उनकी मोशन का। तो मोशन ऑफ चार्ज कैरियर विल बी फास्टर, और अगर मोशन ऑफ चार्ज कैरियर फास्टर हो जाएगा तो आपका करंट भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं VCE की वैल्यू बढ़ा देती हूं तो आपके पास प्लॉट कुछ ऐसा बनकर आ जाएगा। मान लो 2 वोल्ट दे दी, अगर आप और बढ़ा देंगे थोड़ी सी तो और अट्रैक्शन फोर्स होगा, स्पीड और बढ़ जाएगी और आपके पास कुछ इस तरह से प्लॉट्स आ जाएंगे फॉर फॉरवर्ड बायस। रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो जैसे हमने डायोड के केस में रेजिस्टेंस निकालते हैं, सेम वे में रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। डेल्टा VBE पिक कर सकते हो, डेल्टा IE पिक कर सकते हो और आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी। ठीक है भाई? अच्छा, एक बार हम क्विकली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और देखेंगे। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये क्या है भाई? दिस इज प्लॉट बिटवीन आउटपुट वोल्टेज, क्या है आउटपुट वोल्टेज? VCB एंड IC, यानी कि आउटपुट करंट by keeping input current constant। अब इनपुट करंट क्या है? IE है। क्या है? IE है। चलो बनाते हैं प्लॉट। इधर है IC, इधर है VCB, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में प्लॉट बनाना है। पहली चीज, अगर मैं इमीटर करंट को 0 कर देती हूं, अगेन लेट्स मेक अ डायग्राम। इस बार अगर इमीटर करंट 0 है, मतलब यहां से कोई चार्ज कैरियर नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा?
इनपुट सेक्शन को मतलब हमने कुछ नहीं किया, इनपुट सेक्शन को खुला छोड़ दिया, उसको फॉरवर्ड बायस नहीं किया। ये है बेस, ये है कलेक्टर, इसको हमने क्या कर रखा है, रिवर्स बायस कर रखा है। तो ये एक सिंपली रिवर्स बायस में जैसा पीएन जंक्शन बिहेव करता है वैसा ही बिहेव करने वाला है। मतलब इस केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा, बट किसकी वजह से फ्लो करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और जिसको आप कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने वाला है, इसको कहते हैं भाई करंट इन कलेक्टर बेस जंक्शन व्हेन इनपुट इज ओपन। मतलब इनपुट में कुछ दिया नहीं है, इनपुट करंट इज 0, तो उस केस में आपके पास आता है, ये क्या है, आई की वैल्यू हमने 0 रखी है। इसको क्या कहते हैं, आप नाम देते हैं ICBO का, ठीक है, करंट इन कलेक्टर बेस जंक्शन व्हाइल द इनपुट सेक्शन इज ओपन। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पर भी फॉरवर्ड बायस कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो यहाँ से चार्ज कैरियर आना शुरू हो जाएंगे इमीटर से, जितने चार्ज कैरियर आएंगे उतने ही कलेक्टर के पास ज्यादा पहुंच रहे होंगे। तो आपके पास बढ़ाने पर कुछ ऐसे प्लॉट बनते जाएंगे। ये IE की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो, लेट्स से 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, इस तरह से आपने वैल्यूज बढ़ा दी। एक और खास बात, आपको पता है मीटर करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट, हल्का फुल्का ही वेरिएशन होता है। तो जो स्केल आपने यहाँ पर दिया है सेम स्केल आप मार्क कर सकते हो यहाँ पर, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पियर, दिस इज 2 मिली एम्पियर, यहाँ पर आपके पास 3 मिली एम्पियर है, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, कुछ इस तरह के आपके प्लॉट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब एक करंट देखो, ध्यान से सुनना, यानी कि आपके पास कलेक्टर करंट जो है ना वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो जब हमने मीटर करंट दे रखा है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से करंट है, और दूसरा जब हमने मीटर करंट को 0 रखा हुआ था उस टाइम पे भी कुछ करंट फ्लो कर रहा था, वो फ्लो कर रहा था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और उनकी वजह से जो करंट फ्लो किया उसको हमने कंसीडर किया। तो ये बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्या, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्लस करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इन दोनों की वजह से। अब सुनना ध्यान से, IC मेजॉरिटी प्लस IC माइनॉरिटी, एक बात तो पता है आपको, दिस इज ड्यू टू जो इमीटर से चार्ज कैरियर आ रहे हैं अल्फा IE, उन्हीं की वजह से है ये वाला करंट, है ना, प्लस ये है आपके पास ICBO, तो ये क्या है आपके पास, लीकेज करंट या फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट। और रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कह सकते हो। ठीक है भाई, एक और बात बता देती हूँ, उसके बाद एंड करेंगे सेशन, क्योंकि नेक्स्ट में हम लोग फिर कॉमन एमीटर को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एक और बात सुनो, जो ये वाला रीजन है यहाँ पर जो नजर आ रहा है आपको, मैंने रेड से बना दिया, किसी और कलर से बनाते हैं, लेट्स से पिंक, ये रीजन आपका कट ऑफ मोड को सिग्निफाई करता है। मतलब इस रीजन में करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है
और जब करंट की वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं शायद इनपुट भी रिवर्स बायस है, आउटपुट भी रिवर्स बायस है, तो ये कट ऑफ जैसा बिहेव करता है। ये जो मोड नजर आ रहा है दिस इज योर एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। और यहां पर जो मोड नजर आ रहा है आपको ये वाला, दिस इज योर सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन। ये सभी चीजें हम कॉमन इमीटर के केस में थोड़ी और डिटेल में देखेंगे, बट सेम ही रहता है बिहेवियर ऑलमोस्ट, थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक में चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि पैरामीटर्स अलग अलग होंगे ऑब्वियसली, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट जो रीजंस हैं आपके कि ये कट ऑफ है, ये सैचुरेशन है, ये एक्टिव है, वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है थ्रू आउट। ठीक है भाई, तो ये थी आपके पास कॉमन बेस की इनपुट एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन इमीटर के बारे में। हाँ, चाहें तो आप पहले से पढ़कर आ सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉमन इमीटर डिस्कस करेंगे एंड बाइसिंग भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास करेंगे क्लोज। विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन जहां पर हम कॉमन इमीटर के बारे में बात कर रहे होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉमन बेस में आप बाइसिंग किस तरह से करते हैं एंड साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे लेते हैं। ठीक है भाई, होमवर्क में रिवाइज करिएगा प्लीज, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इसी के साथ ये वाला सेशन करते हैं क्लोज। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पेपर की तैयारी करते रहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी इज द की, सभी लोग कहते हैं कंसिस्टेंट रहेंगे तो जरूर पहुंच पाएंगे अपने मंजिल तक, अपने टारगेट तक, और इस सीरीज को भी फॉलो करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बहुत डिटेल में टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं और सारे ही टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, इतना एडवांस में और इतना डिटेल में चीज़ें पहले डिस्कस नहीं हुई हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए। दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड फ़ायदा उठाइए और अपने टारगेट तक पहुंचिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।